नमस्कार, स्वागत है आपका रॉयल बुलेटिन में, जहां आपको मिलती है हर बड़ी खबर का सटीक और भरोसेमंद कवरेज। आज की खास रिपोर्ट गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यशाला विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 को संबोधित किया। इस कार्यशाला में उन्होंने 2027 तक विकसित भारत के संकल्प पर जोर देते हुए खासतौर पर गुलामी की मानसिकता को समाप्त करने की बात कही। सीएम योगी ने कहा कि देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है यह पुरानी मानसिकता और इसे बदलना अब सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सैनिकों और शहीदों के प्रति सम्मान दिखाने की जरूरत को भी रेखांकित किया। यह कार्यशाला केवल एक विचार विमर्श नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के भविष्य को एक नई दिशा देने वाली पहल थी। सदन में इस विषय पर गहन चर्चा हुई, जिसमें विधायकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रात तक भी सदन में इस मुद्दे पर विचार विमर्श जारी रहा, जो विकास के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दर्शाता है। सीएम योगी ने विशेष रूप से कहा कि देश विभाजन के कारण गुलाम था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को लेकर नई ऊर्जा और उत्साह पैदा हुआ है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे इस मिशन को अपनी जिम्मेदारी समझकर आगे बढ़ें और उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने में सहयोग करें। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना के क्रम में आज के इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी जो महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में इस गैलेंट ऑडिटोरियम में यहाँ पर आयोजित है। इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, इस क्षेत्र के विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, संगोष्ठी में उपस्थित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जयप्रकाश सैनी जी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर तुलसीपुर प्रोफेसर रविशंकर जी, निदेशक और मुख्य कार्यकारी एम्स गोरखपुर मेजर जनरल डॉक्टर विभा दत्ता जी, मेडिकल डायरेक्टर एमपी बिरला समूह हॉस्पिटल डॉक्टर संजय माहेश्वरी जी, भारत के पूर्व औषधि महानियंत्रक और उत्तर प्रदेश सरकार के फार्मा एडवाइजर डॉक्टर जीएन सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर केबी राजू जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर राम कुमार जी, गुरु गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव जी, आज के इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में उपस्थित गोरखपुर के विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने वाले अकादमिक संस्थाओं में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, कॉमर्स के क्षेत्र में और अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने वाले हमारे सभी यहां पर उपस्थित महानुभाव, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के सभी आचार्यगण,
और यहाँ के सभी युवा उत्साही हमारे छात्र छात्राएं, आज पितृविसर्जन का पावन पर्व भी है। पितृविसर्जन अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का, और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे भारत की परंपरा में यह मान्यता है कि जिसके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हो, आभार व्यक्त करते हैं, तो उसके अनुरूप बनने का प्रयास, उनका जो सपना है, उनका जो संकल्प है, हम उसके अनुरूप अपने आप को बना सकें। हमारे पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया, और उनका सपना था भारत दुनिया की एक ताकत बने। और पितृविसर्जन के अवसर पर हम सब विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश की संगोष्ठी का हिस्सा बन रहे हैं, तो अपने पूर्वजों के प्रति इससे बड़ी श्रद्धांजलि और इससे बड़ा नमन दूसरा नहीं हो सकता है। मैं इसके लिए आयोजकों को सबसे पहले हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस संगोष्ठी के लिए विश्वविद्यालय और गोरखपुर के सभी प्रमुख अकादमिक संस्थाओं को आमंत्रित करके इस कार्यक्रम को आज इस विश्वविद्यालय में भी आयोजित कर रहे हैं। आपने पिछले कुछ दिनों से बात सुनी होगी, हम लोगों ने अचानक, मैंने अगस्त प्रथम सप्ताह में उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में इस मुद्दे पर चर्चा हो, इसके लिए मैंने दोनों सदनों के जो पीठासीन अधिकारी थे, विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति, इन दोनों से मैंने इस बारे में आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि अच्छा हो सकता है, तो अच्छा होगा अगर सदन में चर्चा हो। मेरे मन में एक बात थी कि प्रधानमंत्री जी ने 2022 में देशवासियों से कहा था कि हम देश की आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहे हैं, देश की आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष हम मना रहे हैं, लेकिन 2047 जब ये देश अपनी आजादी के शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, हो सकता है उस समय बहुत सारे लोग न हो, लेकिन जो पीढ़ी आएगी वह हम सब को स्मरण कर सके कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए एक ऐसा भारत बनाया है, जो भारत हम सब की आशाओं के अनुरूप है, हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति कर रहा है। उस भारत के निर्माण के लिए उस समय जो बातें प्रधानमंत्री जी ने कही थी, विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए कि हर भारतीय को विकसित भारत के लिए क्या करना होगा, पंच प्रण के साथ आगे बढ़ना होगा। ये पंच प्रण, उन्होंने कहा कि गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, गुलामी की मानसिकता को समाप्त करना। गुलामी के अंशों का मतलब गुलामी की मानसिकता को, अपने अंदर की हीन भावनाओं को दूर करना, विरासत का सम्मान करना, अपने पूर्वजों की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करना, अपनी सेना, अर्धसेना और यूनिफॉर्मधारी जवानों के कार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भाव और सम्मान का भाव हमारे मन में हो। हम चैन की नींद इसलिए सोते हैं क्योंकि देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए हमारे देश के जवान
सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह के बगैर सीमाओं की रक्षा करते हैं। हम चैन की नींद इसलिए सोते हैं क्योंकि पैरामिलिट्री या पुलिस का जवान 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रह करके हमें सुरक्षा देने का कार्य करता है। उसके प्रति भी एक सम्मान का भाव और कृतज्ञता का भाव हमारे मन में होना चाहिए। यह देश गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि विभाजित था। हमें फिर से विभाजित नहीं होना है। ये जातिवादी मानसिकता, ये क्षेत्रीय विभाजन की मानसिकता, यह विभिन्न वादों में विभाजन की मानसिकता जो भारत की गुलामी का कारण बना था, उससे मुक्त होकर के हमें सामाजिक एकता के मार्ग को प्रशस्त करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। समता मूलक समाज की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। वही राष्ट्रीय एकता का आधार बनेगा। और पांचवां जो उन्होंने बताया था वह नागरिक कर्तव्य। नागरिक अधिकारों की चर्चा सब करते हैं, हम कर्तव्यों की चर्चा कब करें? और उन नागरिक कर्तव्यों से जोड़ने के लिए, इन पंच प्रणों के साथ जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी ने हर देशवासी से आह्वान किया था। लेकिन यह बात 2022 में प्रधानमंत्री जी ने कही। एक वर्ष बीता, दूसरा वर्ष बीता, तीसरा वर्ष बीता। हम लोग मान करके चलते थे कि आवाज कहीं ना कहीं से तो आएगी, लेकिन अंत में यह हुआ कि नहीं, अन्य जगह से आवाज नहीं आएगी तो कम से कम उत्तर प्रदेश से ही इस आवाज को आगे बढ़ाएं। और उत्तर प्रदेश से हम लोगों ने जब इस बात को कहा, आप आश्चर्य करेंगे, जब मैंने सदन में इस बात की चर्चा करने के लिए मैंने दलीय नेताओं की बैठक में कहा, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, और सदन चलेगा तो हम लोगों को अपनी बातों को दूसरे तरीके से। हमने कहा भी जो भी आपको बोलना है, जो भी आपको बोलना है सदन में बोलिए, सदन की कार्रवाई को चलने दीजिए। जनता के मन में जो एक धारणा बनती जा रही है कि विधायिका में काम नहीं होता, चर्चा, स्वस्थ चर्चा आगे नहीं बढ़ती है, हमें इस धारणा को समाप्त करना होगा। सदन चर्चा का एक केंद्र बिंदु बनना चाहिए। इस पर हम आगे, इस पर ही हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। तो पहले सहमति नहीं हो रही थी। मैंने कहा भी देखो, मैं चाहता हूं कि चर्चा केवल दिन में ही नहीं होनी है। एक बार जब चर्चा प्रारंभ हो तो लगातार चर्चा हो और प्रयास हो कि 24 घंटे तक सदन चले, रात्रि हो दिन हो। और मुझे आश्चर्य हुआ कि उस समय सबने फिर हामी भरी। मुझे इस बात का संकोच था कि अक्सर होता है कि सदन जब शुरू होता है भीड़ होती है, सभी सदस्य सदन में मौजूद होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके फिर सदन में संख्या कम होती जाती है और अंत तक देखते हैं कि बहुत कम संख्या में सदस्य बचे रह पाते हैं। लेकिन जब विकसित उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर चर्चा प्रारंभ हुई तो मैं देर रात्रि में 11 बजे जब सदन में देखने के लिए गया कि क्या स्थिति है, आप आश्चर्य करेंगे कि तब भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 विधायकों में से लगभग 300 से ऊपर सदस्य वहां मौजूद थे और विधान परिषद में 100 में से 70-80 विधान परिषद सदस्य सदन में मौजूद होकर के उस चर्चा में अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। विधानसभा में 190 सदस्यों ने अपनी बात को रखा। विधान परिषद में भी लगभग 70 से ऊपर सदस्यों ने अपनी बात को रखा। और जिन लोगों को मौका नहीं मिल पाया वे लोग इस बात के लिए नाराज हो रहे थे कि साहब हमें अपनी बात को रखने का अवसर नहीं मिल पाया। यानी चर्चा आगे बढ़ सकती है। जहां हम मानते थे कि नहीं हो रहा है वहां भी चर्चा हो रही है। तो हम लोगों ने उसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम को
प्रदेश भर में फिर 300 से अधिक ऐसे इंटेलेक्चुअल को, जिसमें अवकाश प्राप्त मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, अवकाश प्राप्त कुलपतिगण, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञों की एक टीम उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इकट्ठा की और उन लोगों से मैंने चर्चा की। मैंने कहा भी आप क्या उत्तर प्रदेश की विभिन्न अकादमिक संस्थाओं में जा सकते हैं? आज की पीढ़ी को क्या विकसित उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना के साथ इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं? वे सभी खुश हुए। उन्होंने कहा हम चलेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि वह क्रम अभी लगातार चल रहा है। अलग अलग संस्थाओं में उन लोगों ने जाकर के अब तक 110 से अधिक अकादमिक संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों में उन लोगों ने भ्रमण किया है और वे टीमें अलग अलग जगह जाकर के इन मुद्दों पर न केवल जनता से संवाद बना रही हैं, बल्कि अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के बहुमूल्य विचारों को भी आमंत्रित कर रही है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं परसों गाजियाबाद में था। गाजियाबाद में इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने और वहां के कुछ उद्यमियों ने इसी प्रकार की एक संगोष्ठी रखी थी। आज मुझे इस संगोष्ठी का हिस्सा बनने के लिए गोरखपुर में आना पड़ा है। और गोरखपुर में आज मैंने 2 संगोष्ठी रखी हुई हैं यहां पर। उसमें से एक मुझे विश्वविद्यालय में मौका मिल रहा है, एक सिटी में ही एक दूसरी संगोष्ठी में भी, जो विकसित उत्तर प्रदेश और आत्म उत्तर प्रदेश को लेकर के ही है। उस पर भी आज हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। महत्वपूर्ण यह है कि यह एक विषय चर्चा का विषय बन रहा है। और मेरा यह मानना है विचार कभी मरता नहीं है। अगर विचार सामने आया है तो मूर्त रूप भी लेगा, अवश्य लेगा। और उसी विश्वास के साथ आज हम सब इस विषय को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब विकसित भारत की बात कही थी तो उस समय पंच प्रण के साथ उन्होंने 9 संकल्प भी देशवासियों के सामने दिए थे। और वे बहुत छोटे छोटे हैं, जिसको हम सामान्य सी उसमें कह सकते हैं। हमारी दैनिक दिनचर्या के हिस्से किसी न किसी रूप में बनते हैं। जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें जल के संरक्षण की दिशा में कार्य करना चाहिए, पानी बचाने का प्रयास करना चाहिए, जितना हो सके उतना ही खर्च करें। यानी अगर सरकार दे रही है तो हम जितना खर्च कर लें उतना नहीं। यह भी अपने आप में एक अपराध की श्रेणी में आता है जब हम फिजूल खर्ची करते हैं। तो जल संरक्षण, दूसरा पर्यावरण की दृष्टि से एक पेड़ मां के नाम। हर व्यक्ति कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और जिसको लगा रहे हैं उसका संरक्षण भी करें। तीसरा स्वच्छता का मिशन। स्वच्छता के बारे में इस क्षेत्र के से अच्छा और कोई उसकी ताकत नहीं पहचानता। इंसेफ्लाइटिस से जो मौतें होती थी उसका मुख्य कारण गंदगी था। आज गंदगी मुक्त हुआ, इंसेफ्लाइटिस समाप्त हो गया। हजारों मौतें होती थी इंसेफ्लाइटिस से। उत्तर प्रदेश में 1977 से 2017 तक 50,000 बच्चों की मौतें हुई हैं। और 17 के बाद जब सरकार ने अपनी फोकस कार्रवाई को आगे बढ़ाया, परिणाम है इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हो गया। आज इंसेफ्लाइटिस से कोई मौत नहीं होती है। यानी एक ऐसी बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है जो लोगों के लिए असाध्य थी, लेकिन वह नियंत्रित हो गई। स्वच्छता उसका एक महत्वपूर्ण कारक था। आत्मनिर्भरता की बात हम कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता के लिए वोकल फॉर लोकल, यानी स्वदेशी मॉडल को हमें अपनाना पड़ेगा।
हां, समय के अनुरूप उसकी डिजाइन में, उसकी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होगा। हम डिमांड के अनुसार उस प्रकार की डिजाइन दें और लोकल फॉर लोकल। पांचवा, देश दर्शन। हम घूमने के लिए जाते हैं विदेशों की ट्रिप की बजाय अगर अपने ही देश के अंदर हमें स्पिरिचुअल टूरिज्म में जाना है तो क्या हमारे तीर्थ यहां पर हैं, 4 धाम यहां पर हैं, 51 शक्तिपीठ यहां पर हैं, 12 ज्योतिर्लिंग यहां पर हैं, सब कुछ तो यहां पर हमारे हैं। हमें हेरिटेज टूरिज्म की दृष्टि से देखना है, वह भी भारत के अंदर है। एक लंबी लड़ाई दासता के खिलाफ भारत ने लड़ी है, आक्रांताओं के खिलाफ लड़ी है। हमें को टूरिज्म के लिए देखना है तो भारत से अच्छा कहां है? फिर हम बाहर क्यों भागना चाहते हैं? अपने ही देश में अपना पैसा अपने ही देश में खर्च करिए। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना, यानी नेचुरल फार्मिंग, ये जितनी भी केमिकल फर्टिलाइजर की, पेस्टिसाइड की अब साइड इफेक्ट हैं, कैंसर के रूप में, किडनी फेल्योर के रूप में और भी तमाम प्रकार की बीमारियों के रूप में जिस रूप में देखने को मिल रही हैं, एक अनुमान है कि आने वाले कुछ समय के बाद भारत यानी मधुमेह का एक बहुत बड़ा वो बनने जा रहा है। इससे बचने के लिए संयमित और नियमित दिनचर्या, और इसके लिए खान पान से लेकर के हर एक उसको हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा अभी से। और इसके लिए नेचुरल फार्मिंग लागत को भी कम करता है, उत्पादन को भी उससे बेहतर बनाने में और स्वस्थ दिनचर्या के लिए एक स्वस्थ भोजन की व्यवस्था के साथ आपको जोड़ता है। हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाना, यानी समय पे जगना, समय पे उठना, योगासन करना, मॉर्निंग वॉक के साथ निकलना, ये सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ने की कार्रवाई। 8वां, योग और खेल के जीवन में लाना। और 9वां, किसी न किसी नेशनल मिशन के साथ जुड़ करके गरीबी हटाने के साथ, किसी गरीब की सहायता के साथ, किसी दिव्यांग की सहायता के साथ, किसी महिला की सहायता के साथ, किसी निराश्रित बच्चे की सहायता के लिए अपने आप को समर्पित करना। और इन सभी कार्यों के साथ अगर हम इन 9 संकल्पों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो आप देखेंगे हम आधारशिला तैयार कर रहे हैं विकसित भारत की। पंचप्रण के साथ 9 संकल्प जो हमारे दैनिक जीवन के हिस्से हैं, जो हमें उस प्रक्रिया का हिस्सा बनाती है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसकी शुरुआत मैं करना चाहूंगा अपने और दुनिया के सबसे पुराने महाकाव्य रामायण से। देखिए, हर देश का अपना एक कैरेक्टर होता है, उसका अपना एक नेशनल कैरेक्टर होता है। आप दुनिया के अंदर कहीं भी जाएंगे, फ्रांस में जाएंगे, कला के प्रेमी मिलेंगे। आप जर्मनी में जाएंगे, टेक्नोलॉजी के प्रति उनका उतना ही बड़ा आग्रह होगा। आप ब्रिटेन में जाएंगे, उनके मन में व्यवसाय के प्रति उतना ही बड़ा आदर का भाव होगा। आप भारत के अंदर जाएंगे,
का अपना एक नेशनल कैरेक्टर है और यहीं से शुरू होता है। रामायण महाकाव्य को रचते समय महर्षि नारद से यही प्रश्न वाल्मीकि करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रश्न यही कहा, यही प्रश्न उन्होंने उनसे कहा कि चारित्रेण च को युक्त, यानी चरित्र से युक्त कौन वह व्यक्ति है जिस पर मेरी लेखनी चल सके। चरित्र से युक्त कौन है, यानी उन्होंने एक चरित्रवान व्यक्ति को ही कहा कि वही सब कुछ है। और ये नेशनल कैरेक्टर ने हर एक देश को अपनी एक पहचान दी है। उस देश के अनुरूप वह विकसित हो, वो अपने अनुरूप अपनी भूमिका तैयार कर सकता है। और यही प्रश्न महर्षि वाल्मीकि करते हैं नारद जी से कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो चरित्र से युक्त है, चरित्रवान है और जिस पर मेरी लेखनी चल सके। और यही था उनका कि चारित्रेण च को युक्त। और उनके प्रश्न का जवाब भी उन्हें मिल जाता है और फिर वे आगे लिख पढ़ते हैं कि रामो विग्रहवान धर्म, यानी राम ही धर्म के प्रतीक हैं। यानी मनसा वाचा कर्मणा, किसी में वे सब गुण हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं और जो करते हैं वही बोलते हैं, तो केवल राम हैं। और राम को आधार बना करके उन्होंने दुनिया का आदि महाकाव्य रचा था। रामायण, भगवान राम पर जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं भारत के अंदर, दुनिया के अंदर, किसी भी भाषा में, उनका सबसे जो महत्वपूर्ण आधारशिला है वह वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण ने उसकी आधारशिला रची और इसकी शुरुआत केवल इस प्रश्न से प्रारंभ होकर के और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य के रूप में उन्होंने दुनिया को एक ऐसी मौलिक कृति दी जो हर देश, हर काल और हर परिस्थिति में लोगों का मार्गदर्शन करती है। और उसी रामायण में भगवान राम जब चरित्र की चर्चा करते हैं तो अपने चरित्र की चर्चा करते करते हुए इस बात को कह उठते हैं कि देखो भाई, दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक वे मनुष्य जिन्हें हम सामान्य मनुष्य कह देते हैं, जो जैसे तैसे अपना जीवन गुजर बसर करता है। वो जैसी स्थिति होगी जहां लेके चले जाओ, जिसको आप लकीर का फकीर कह सकते हैं। और दूसरा धीर गंभीर चरित्रवान व्यक्ति जो अपनी मनसा वाचा कर्मणा, जिस पर हम विश्वास करती है, समाज को वह एक मार्गदर्शन कर देता है। वह केवल लकीर का फकीर नहीं है, आउट ऑफ बॉक्स चल करके सोचने की और उसे आगे बढ़ाने की सामर्थ्य रखता है। और उस प्रकार के लोगों पर ही आगे रामायण की पूरी कथा निकलती है। आपने देखा होगा रामायण ग्रंथ में, आप देखेंगे केवल ये मनुष्य के लिए ही नहीं है, आप उसमें देखेंगे कि वे सभी पात्र इसमें आ गए हैं। समाज जीवन से जुड़े हुए, राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए, पारिवारिक जीवन से जुड़े हुए, वन्य जीव जंतुओं से, प्रकृति से लेकर के सब कुछ आदि महाकाव्य में महर्षि वाल्मीकि उकेर करके आने वाली पीढ़ी को एक ऐसी कृति दे गए
जो युगों युगों से पूरे समाज का मार्गदर्शन कर रही है और आने वाले समय में भी उतनी महत्वपूर्ण कृति दे पाना अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत कठिन है। यानी महर्षि वाल्मीकि ने जो करके दिखाया वह आज भी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है, एक मार्गदर्शन है और उसकी शुरुआत वहां से होती है। और आज उसी बात को लेकर के जब हम लोग यहां पे चर्चा कर रहे हैं तो महर्षि वाल्मीकि ने राम को आधार मान करके जिस राष्ट्रीय चरित्र की बात उस समय कही वो आज भी हम सब के लिए उतना ही प्रासंगिक बना हुआ है। हम भारत की जब बात करते हैं, भारत विकसित क्यों नहीं हो सकता, लेकिन विकसित भारत के लिए हमें उत्तर प्रदेश को विकसित करना होगा। उत्तर प्रदेश को विकसित करने के लिए हमें गोरखपुर को भी विकसित बनाना होगा। हर नगर को, हर गांव को, हर कस्बे को, और उस पर हमें कार्य करना होगा। और दुनिया की तुलना में अगर आप भारत की तुलना करें, आपको लगेगा भारत विकसित था और आगे भी भारत विकसित बनेगा। कैसे, आपको कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। एक, दुनिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो भौगोलिक दृष्टि से दुनिया के अंदर भारत यानी बृहत्तर भारत, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी अगर आप जोड़ेंगे तो यह दुनिया का 7वां बड़ा भूभाग था। भारत को भी, आज के भारत को भी आप देखेंगे दुनिया का 7वां बड़ा भूभाग माना जाता है। अगर क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे तो भारत, बृहत्तर भारत का मतलब मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी उसके साथ जोड़ रहा हूं, जिसमें भारत यानी बृहत्तर भारत में 42 करोड़ 35 लाख हेक्टेयर का कुल भूभाग है, जिसमें से 32 करोड़ 87 लाख हेक्टेयर भारत के पास है, 8 करोड़ 4 लाख हेक्टेयर पाकिस्तान के पास है और 1 करोड़ 44 लाख हेक्टेयर बांग्लादेश के पास है। यानी 42 करोड़ 35 लाख हेक्टेयर का कुल भौगोलिक विस्तार हमारे पास। लेकिन भारत से बड़े जो देश हैं, अगर रूस का आप देखेंगे 1 अरब 70 करोड़ 80 लाख हेक्टेयर, इतना बड़ा भूभाग रूस के पास। चीन के पास 96 करोड़ हेक्टेयर, अमेरिका के पास 93 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर, कनाडा के पास 92 करोड़ 20 लाख हेक्टेयर, ब्राजील के पास 85 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर, ऑस्ट्रेलिया के पास 78 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर। यानी ये मैंने क्रमिक रूप से बताया, रूसी संघ का, उसके बाद चीन का, फिर यूएस का, फिर कनाडा का, फिर ब्राजील का, फिर ऑस्ट्रेलिया का। ये वे भूभाग हैं जो भारत से बड़े हैं। यानी ये भूभाग भारतवर्ष से बड़े रहे हैं और बड़े हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष से काफी बड़े हैं। लेकिन अगर आप इन सभी भूभागों को देखेंगे, इनका अवलोकन करेंगे, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी जो आपको भारत में बहुत अच्छी देखने को मिलेंगी। खासतौर पर हमारा जो बृहत्तर भारत था, इस भारत में भी, और हमारा जो भारत शेष है आज के दिन पे हमारे पास 32 करोड़ हेक्टेयर से अधिक भूभाग जो हमारे पास आज भी मौजूद है।
इसमें भी आप देखेंगे तो लगभग हमारे पास जो भी भूभाग है, इसमें 60% अधिक भूभाग ऐसा है जो अत्यंत उर्वरा है, कृषि योग्य है। इसमें एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर भी कर सकते हैं। जबकि दुनिया के अंदर जितने भी अन्य देश मैंने आपको गिनवाए हैं, रूस हो, चीन हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, ब्राजील हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इनके पास जितना भी भूभाग है उसमें से बामुश्किल 20% भूभाग ऐसा है जो कृषि के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए उपयोग में आ सकता है। यानी भारत का 60% भूभाग और उनका केवल 20% भूभाग कृषि योग्य है, खेती किसानी के योग्य, उसको लोग बना सकते हैं। भारतवर्ष में अगर आप देखेंगे 19 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र कृषि योग्य है, जिसमें 16 करोड़ हेक्टेयर केवल भारत के पास आता है। और अगर आप इसकी तुलना अमेरिका से करेंगे तो अमेरिका के पास केवल 17 करोड़ हेक्टेयर भूभाग ऐसा है जिसमें आप केवल खेती बाड़ी कर सकते हैं। रूस के पास उससे भी कम है, 12 करोड़ हेक्टेयर। चीन के पास 12 करोड़ हेक्टेयर। ऐसे ही बाकी अन्य देश हैं जिनके पास बहुत कम भूभाग है, जिसमें वे खेती बाड़ी कर सकते हैं, अपनी खेती कर सकते हैं। उनकी आबादी कम है, चाहे वह मैकेनाइज खेती हो, चाहे वह कोई भी खेती हो, वे अपने तरीके से वहां पर करके उन्होंने, हां, जो भी भूभाग उनके पास है उसमें उन्होंने तकनीक का बेहतर उपयोग किया है, लागत को कम करके उत्पादन को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। अगर आप इस सब की तुलना कर देखेंगे कि भारत विकसित था, तो हर व्यक्ति इस बात को कह सकता है कि हां, ऐसे ही थोड़े सोने की चिड़िया भारत को कहते थे, ऐसे ही विदेशी आक्रांता नहीं आए थे यहां, हमारे पास सब कुछ था। अगर दुनिया के अंदर आज से 300 वर्ष पहले के भारत की हम तुलना करते हैं तो दुनिया के अंदर 17वीं सदी तक भारत का कृषि के क्षेत्र में भी और उद्योग के क्षेत्र में भी भारत दुनिया के अंदर नंबर 1 स्थान पर था। यानी औद्योगिक उत्पादन भारत के अंदर, मैं इसके कुछ उदाहरण दूंगा कुछ आपको थोड़ी देर में, लेकिन भारत के अंदर जो औद्योगिक उत्पादन था, सेवा के क्षेत्र, आधी ही आबादी भारत की ऐसी थी जो कृषि पर आधारित थी, आधी आबादी उद्योगों में काम करती थी, सेवा क्षेत्र में कार्य करती थी, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में जो अपनी स्किल का उपयोग करते हुए भारत को औद्योगिक उत्पादन के केंद्र के रूप में विकसित करती थी। यानी कृषि उत्पादन तो हमारा बेहतर था ही, कृषि उत्पादन के साथ ही भारत औद्योगिक क्षेत्र में भी उसने दुनिया के अंदर अपना एक स्थान बनाया था। दुनिया के अंदर भारत का जो हिस्सेदारी थी उत्पादन में भी और एक्सपोर्ट में भी, यह कुल दुनिया की अर्थव्यवस्था के 25% पर अकेले भारत का कब्जा था। भारत दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित था। 25% अर्थव्यवस्था पर भी भारत का अधिकार था। लेकिन सन 1800 ईस्वी आते आते भारत की क्षमता कम होती गई। उद्योग धंधे ब्रिटिश कालखंड में बंद होते गए। इनका स्थान
लोगों ने खेती की तरफ रुख किया। 50% से खेती की तरफ चलते चलते 80% तक लोग खेतीबाड़ी की तरफ जाने के लिए मजबूर हुए, क्योंकि उद्योग धंधे बंद होने लग गए। यहां के हस्तशिल्पी कारीगरों को हतोत्साहित किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हुआ। उन्होंने खेतीबाड़ी की तरफ रुख किया। परिणाम था कि धीरे धीरे करके उद्योग जगत से एक साम्यता होती है कि जब उद्योग में प्रोडक्शन हो, आधी से अधिक आबादी उद्योग में, लघु, मध्यम और भारी उद्योगों में कार्य करने वाली हो और आधे से कम आबादी कृषि पर निर्भर हो, तो विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित करते हुए देश आगे बढ़ सकता है। जब हम केवल एक तरफा हमारा सब कुछ केवल खेतीबाड़ी पर निर्भर हो जाएगा, तो कितना उत्पादन करेंगे आप? उसका दाम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट का नियम तो डिमांड एंड सप्लाई के नियम पर ही आधारित होगा। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा करेंगे, दाम कम हो जाएगा, दाम लागत भी नहीं मिलेगी। और यही होता गया। धीरे धीरे करके देश भूखमरी की तरफ गया, अनेक अकालों का सामना करना पड़ा। परिणाम है करोड़ों लोग मरे, कोई पुरसाहाल नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। बीमारी से व्यक्ति तब मरता है जब पेट में दाना न हो, भूखमरी का शिकार हो। तमाम प्रकार की बीमारियां तब ग्रसित करती हैं, और यही तमाम प्रकार की बीमारियों ने अकाल के कारण भारत की एक बड़ी आबादी को निगल लिया था। यह भारत के साथ एक त्रासदी लगातार बनी रही। यह भारत जिसका ग्लोबल इकोनॉमी में, जिस भारत की हिस्सेदारी 25% हुआ करती थी, यह देश जब 1947 में आजाद होता है तो भारत की हिस्सेदारी मात्र 3% रह गई थी। अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 3% रह गई थी। हमारी कोई हैसियत नहीं रह गई थी। एक्सपोर्ट लगभग हमारा ना के बराबर था। एक समय था टेक्सटाइल, भारत का टेक्सटाइल और कपड़ा उत्पादन में भारत दुनिया के अंदर अग्रणी माना जाता था। आज देश आजाद हुए 78 वर्ष हो गए, आज भी दुनिया के अंदर कपड़े की कोई ऐसी ब्रांड हम नहीं दे पा रहे हैं 78 वर्ष के बाद भी, जो दुनिया की मार्केट में भारत को एक नई पहचान दिला सके। छोटे छोटे देशों ने इसमें महारत हासिल कर ली। भारत अब उस दिशा में कार्य कर रहा है। यानी जो देश कभी कपड़ा उत्पादन में दुनिया के अंदर नंबर 1 पर था, धीरे धीरे करके उसकी तकनीक समाप्त कर दी गई, उसके मार्केट को समाप्त कर दिया गया। उसके उद्योग धंधे ऐसे ही हमारे कुटीर और लघु उद्योग धीरे धीरे करके बंद किए गए। परिणाम क्या था? भारत विपन्न होता गया। खेती बाड़ी पर अत्यधिक निर्भरता ने उत्तर प्रदेश को पूरी तरह समाप्त कर दिया, और परिणाम क्या था कि उद्योग जगत के साथ ही हम लोगों ने इन सभी क्षेत्रों से हमें हाथ धोना पड़ा। और कमोबेश यही स्थिति उत्तर प्रदेश की भी थी। उत्तर प्रदेश भारत का हृदय स्थल रहा है। देश की सर्वाधिक आबादी यहां निवास करती है। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश देश के अंदर आज भी 4थे स्थान पर है भौगोलिक दृष्टि से, अगर आप देखेंगे। लेकिन कृषि योग्य भूमि और इतनी उर्वरा भूमि है, दुनिया का सबसे अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। सबसे उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर
आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के और वाराणसी, गाजीपुर और बलिया तक के पूरे भूभाग को अगर आप देखेंगे, इतनी समतल भूमि और इतना विशाल मैदान दुनिया के अंदर अन्यत्र देख पाना, जहां पर बहुत ही कम जगह ऐसी होती हैं जहां पर इतना विस्तृत भूभाग हो, जहां पर महीन मिट्टी हो, जिसमें अत्यंत उर्वरता जिसकी उर्वरता इतनी महत्वपूर्ण हो, जिसके बारे में कहा गया कि सोना उगलने की सामर्थ्य रखती है यहां की धरती। इतनी उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश की, प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा का यह प्रदेश, और इसीलिए तो सबसे बड़ी आबादी का राज्य बन गया। यानी क्षेत्रफल में अगर आप भारत के अंदर देखेंगे हम चौथे स्थान पर, लेकिन आबादी में हम नंबर 1 स्थान पर। उत्तर प्रदेश की आबादी के बाद अगर कोई राज्य दूसरा कोई नंबर 2 पर है तो वही राज्य है जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश की आधी है। यानी ऐसा भी नहीं कि वह उत्तर प्रदेश का 3/4 हो, आधी से कम ही आबादी किसी अन्य राज्य में निवास करती है। भले वह क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश के समकक्ष हो, उत्तर प्रदेश से बड़ा हो, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से बड़ा, राजस्थान उत्तर प्रदेश से बड़ा। राजस्थान की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी की 1/4 है, और मध्य प्रदेश की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी की 1/3 है। और इतने बड़े विस्तृत भूभाग में इतनी बड़ी आबादी रह रही है तो कुछ तो धरती की विशेषता रही होगी, कुछ तो रहा होगा। जब लोग इसके बारे में कहते हैं, मैं एक बार देख रहा था 1947 में भारत क्या था, उत्तर प्रदेश क्या था। ठीक है, उत्तर प्रदेश देश के अंदर हमारा हिस्सेदारी 3% रह गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश 1947 में देश के अंदर उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? 1947 में उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था में 14% का योगदान अकेले उत्तर प्रदेश करता था। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश हुआ करता था 1947 से लेकर के 1960 तक। 1960 तक उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 का राज्य था, लेकिन धीरे धीरे करके 1947 के बाद उत्तर प्रदेश लगातार इसमें गिरावट आती गई। 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया तो मैं इस बारे में सोच रहा था कि वास्तव में कौन से वे कारक थे। हमारे पास अच्छी भूमि है, हमारे पास युवा शक्ति है, हमारे पास सब कुछ मौजूद है, फिर कौन से वे कारक हैं जिन कारणों से उत्तर प्रदेश पिछड़ गया? क्या कारण हो सकते हैं? तो उसी समय मुझे एक निमंत्रण मिला था 3 देशों का, सिंगापुर, थाईलैंड और म्यांमार का। म्यांमार में एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट समिट था, उसमें मुझे भाग लेना था। भारत सरकार ने मुझे कहा कि इसमें आप जाइए और इस कार्यक्रम में भागीदार बनिए। तो मैं उन कार्यक्रमों में भागीदार बनने के लिए गया। तो मुझे वहां पर थाईलैंड में 2017 की मैं बात कर रहा हूं, थाईलैंड में वहां के कॉमर्स मिनिस्टर से मेरी मुलाकात हुई, चर्चा हो रही थी। इसके बाद जापान के एक डेलीगेशन से मेरी मुलाकात हुई, उनसे भी मेरी चर्चा हुई। मैंने इसी बात को लेके कहा, क्योंकि थाईलैंड में तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी वहां पे रहती है, और एक समय था जब वहां की करेंसी भारत की करेंसी से कम हुआ करती थी, यानी उसकी कीमत कम हुआ करती थी।
आज उसकी कीमत ज्यादा हो गई है, भारत की कम है। कारण क्या है? जापान की कहानी आप सबके सामने है। जापान 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगभग तबाह हो गया था, लेकिन एक जापान कैसे दुनिया का विकसित जापान बन गया, ये कहानी हर जवान पर है। ये सीखने की भी है, जानने की भी है और वर्तमान पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा भी बन सकती है। जापान से मैंने ही पूछा, मैंने कहा भी आखिर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का कारण क्या है, कैसे आपने इन चीजों को वहां पे कवर किया है। ये बात सामने आई, हमने मुझे बताया, उन्होंने कहा हमारे यहां इतने प्रोविंस हैं, हर प्रोविंस को हमने अलग अलग प्रोडक्ट के लिए उन्हें इस जिम्मेदारी को दी है। यही बात मुझे थाईलैंड ने भी बताई कि हमने इस रूप में अपने अपने यहां अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग कार्यों को दिया है, अलग अलग प्रोडक्ट को हमने दिया है, उन लोगों ने उस पर काम शुरू किया, इनोवेशन को बढ़ावा दिया, अन्य चीजों के लिए भी हम लोगों ने इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। मैं उत्तर प्रदेश वापस जब आया 17 में ही, एक सप्ताह की विजिट थी तो वापस आया। हम लोगों ने बचपन में सुना था, हम लोग सुनते थे कि हापुड़ के पापड़, मेरठ की रेवड़ी और गजक, आगरा के पेठा के बारे में। तो मैंने कहा ये तो सब खाने की चीजें हैं, अन्य चीजें क्या हैं? फिर मैंने मालूम किया, मैंने कहा यहां पे कुछ अन्य चीजें। मुझे बताया गया कि हां सब, लखनऊ में चिकनकारी का काम बहुत महीन होता है, अब लगभग मृतप्राय से है, मार्केट नहीं है। भदोई की कारपेट अच्छी होती थी लेकिन मृतप्राय सा है। मुरादाबाद का पीतल का उद्योग था लेकिन मृतप्राय सा है। फिरोजाबाद का ग्लास हां था लेकिन मृतप्राय सा है। देखो मैं ये सब नाम गिन रहा हूं और इसलिए गिन रहा हूं क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में था, लेकिन ब्रिटिश कालखंड के दौरान इनकी तकनीक को, और आजाद भारत में भी इन्हें तकनीक के साथ जोड़ने, इनको समाज की डिमांड के अनुसार उस प्रकार की डिजाइन के साथ जोड़ने, उनको पैकेजिंग के साथ जोड़ने, मार्केट से लिंक करने और एक्सपोर्ट से जोड़ने की कभी कोई व्यवस्था नहीं की है। तो मैंने एक कमेटी बनाई और कमेटी बना करके मैंने कहा भाई ये देखो उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपद हैं, 75 जनपदों में देखो कितने प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद हैं। 75 में से 57 जनपदों की यूनिक प्रोडक्ट मिली। याद रखना, ये जो बड़े उद्योग लगते हैं, बड़े उद्योग के लिए एंकर यूनिट के रूप में कोई उनकी आधारशिला को पुख्ता कर सकता है तो वह सबसे अच्छा एमएसएमई का बेस होता है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से मौजूद था। लेकिन हतोत्साहित था, निराश था, हताश था, लोग पलायन कर रहे थे, कारीगर भाग रहे थे। कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उन्हें परेशान करता था, कहीं पे कोई अन्य लोग उन्हें परेशान करते थे, कोई उनके पास चारा नहीं था। और जो भी देश अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों का अपमान करे, अपने उद्योग जगत की अवमानना करे, वह कभी पनप नहीं सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उसके सामने आगे बढ़ने की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। और यही सब कुछ होता था यहां पर। तो मैंने कभी 75 में से 57 जनपदों में तो हमें मिला, बाकी 18 में क्या होगा? तो 18 में हम लोगों ने कहा चलो कुछ तो और मिलेगा। जैसे सिद्धार्थनगर जिले में कुछ भी नहीं था, तो मैंने कहा वहां पे काला नमक चावल तो है,
भगवान बुद्ध के समय से 2500 वर्षों से चला आ रहा है। आप इसी का प्रोडक्शन करके, इसी को हम पैकेजिंग करके भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में एक्सपोर्ट करेंगे। गोरखपुर के लिए क्या होगा? हमने कहा यहां टेराकोटा है, यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों की इस उत्पाद को हम प्रमोट करेंगे। ऐसे ही मुजफ्फरनगर के लिए आया, क्या होगा? हमने कहा वहां पर पहले धूरा था, उन्होंने कहा साहब अब हम लोग आधुनिक मशीनरी अपनाना चाहते हैं, इससे हमें मुक्ति मिले। तो मैंने कहा इसमें क्या हो सकता है फिर बताओ? उन्होंने कहा हम गन्ने का उत्पादन करते हैं। तो मैंने कहा गन्ने में और क्या हो सकता है? उन्होंने कहा ऑर्गेनिक गुड़। हमने कहा गुड़ के साथ इनको जोड़ दो। ऐसे ही जोड़ा गया। परिणाम क्या है? हमने नाम दिया उसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, एमएसएमई। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग एमएसएमई प्रोडक्ट के माध्यम से 96 लाख यूनिट संचालित कर रहे हैं। 96 लाख, और 96 लाख यूनिट में कितने लोग काम कर रहे हैं? 2 करोड़ परिवार केवल इस एमएसएमई उद्योग के साथ जुड़ा हुआ है। आप सोचो, ये बंद रहता तो क्या होता? यहां का नौजवान हताश रहता, निराश होता, अपराध करता या दूसरे राज्यों में जाकर के मजदूरी करता। लेकिन यहां पर इसको पुनर्जीवित किया गया, वो यहीं पे काम प्राप्त कर रहा है। रिजल्ट क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आज देश के अंदर छा गया। एक होड़ लगी है हर राज्य में, हम भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ जुड़ेंगे, हम भी अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाएंगे। अब वो ब्रांड तो यूपी के नाम पे चस्पा हो गया है। और इनमें भी जो हमारे प्रोडक्ट हैं, हमने तो अभी 75 का ही किया, लेकिन 77 ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर हैं जिसको जीआई टैग मिला है, जिसको दुनिया के अंदर किसी भी मार्केट में उसको कोई नकार नहीं सकता है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर इन पिछले 8 साढ़े 8 वर्षों में हुआ है। परिणाम क्या है? लगभग 2 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। पर्व और त्योहारों के दौरान जब अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम हमें पहली बार 17 में आयोजित करना था, आयोजन के साथ जोड़ने के लिए कैसे होगा? इतने दीप कहां से जलेंगे? आप आश्चर्य करेंगे कि अयोध्या के साथ साथ मुझे प्रदेश भर से 51,000 दीप मंगाने पड़े थे, मिट्टी के दीपक। और अब हमने अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों को, यहीं के कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक और सोलर चाक दिए। हमने कहा आप खूब दीपक बनाइए, बेचिए भी, मिट्टी फ्री में देंगे। परिणाम क्या है? आज अगर हम लोग दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में करते हैं तो 51,000 नहीं, 25 लाख दीपक जलाते हैं, 25 लाख, और सब अयोध्या में ही बनते हैं। अब वहीं पर नहीं, हर घर में लोग मिट्टी के दीपक जला रहे हैं। नहीं तो चीन की वे लड़ियां लाई जाती थी, उनको लोग अपने घरों में जलाते थे। यानी त्योहार आपका, और उस झालर से लेकर के, फुलझड़ी से लेकर के, और गौरी गणपति यानी लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा भी चीन बनाता था। आज चीन मार्केट से गायब हो गया है। अब हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के उत्पाद को मार्केट मिल गया है, तो यहां का मुनाफा यहीं पे लग रहा है। अब इसका परिणाम क्या है? एक तो मैंने रोजगार बताया आपको, 2 करोड़ लोगों को इसमें नौकरी मिली है, रोजगार मिला है। दूसरा, 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश की कुल जीएसडीपी जो थी वो कितनी थी? 12,75,000 करोड़ की। 12,75,000 करोड़। और इस वर्ष के अंत तक, यानी 9 वर्ष में हम उसको कहां पहुंचाने जा रहे हैं? 36 लाख करोड़ तक पहुंचाने जा रहे हैं। 36 लाख करोड़ तक। यह है
ग्रोथ। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 3 गुनी हुई है, यानी 43,000 2016-17 में थी, आज वह 1,20,000 पहुंच रही है। यह है कहानी विकास की। परिणाम हर एक सेक्टर में विकास ये देखने को मिला है। हस्तशिल्पी और कारीगरों को हम लोगों ने एक व्यवस्था के साथ जोड़ा, उन्हें टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा, डिजाइन के साथ जोड़ा, पैकेजिंग के साथ जोड़ा। परिणाम हम सबके सामने है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की इस स्कीम ने एक और खेती किसानी में जो काम कर रहे थे, खेतीहर मजदूर थे, उन लोगों को इधर अतिरिक्त कार्य दिया। खेती और किसानी के लिए जो टीम काम कर रही थी, उनको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई। आपने देखा होगा, सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को देखते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक, ये सभी स्कीम उनके वेलफेयर के साथ। और आज डीबीटी के माध्यम से अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों को हम लोगों ने केवल 2,86,000 करोड़ रुपए केवल हमने गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों का किया है, जो सीधे उनके खाते में गया है, जिससे किसान अपने उत्पाद का सही दाम प्राप्त कर सके। धान और गेहूं के क्रय को सीधे किसानों से खरीदने की व्यवस्था हुई। आज लागत का 1.5 गुना किसान प्राप्त कर रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश में तो किसान अब 3-3 फसल ले रहा है। सिंचाई की सुविधा हुई, उसकी लागत कम हुई, उत्पादन बढ़ा। लेकिन अभी बहुत कुछ संभावनाएं इसमें छुपी हुई है, बहुत कुछ इसमें छुपा हुआ है। और उन्हीं पर आगे के कार्य योजना तैयार करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, अब गोरखपुर की ही कहानी आप करें। आज से 10 साल पहले गोरखपुर में एक विश्वविद्यालय होता था। बाद में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज तकनीकी विश्वविद्यालय के रूप में आगे बढ़ा। आज गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय हैं। यानी अगर हम लोग इन 8-10 वर्षों में 1 से 4 पर पहुंच सकते हैं, तमाम अन्य संस्थान आए हैं। गीडा, जहां निवेश करने से लोग डरते थे, आज निवेश आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां निवेश नहीं होता था, लोग डरते थे, जो पहले से निवेश था वह भाग रहा था, आज एक नई दिशा में आगे बढ़ा है। पहले स्वास्थ्य के केंद्र के रूप में गोरखपुर में एकमात्र मेडिकल कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एकमात्र मेडिकल कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज था, और वह भी स्वयं बीमार था, साधन नहीं थे। एक बेड पे 4-4 बच्चे लिटाए जाते थे, भयंकर बदबू रहती थी। आप अनुमान करिए कि बेड एक इस सीजन में इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित बच्चे जब आते थे, एक बच्चे के साथ 5-6 परिजन होते थे। उसी वार्ड में बैठे हैं, ऊपर पंखा नहीं, एसी तो कोसों दूर है, पंखे भी नहीं होते थे, गंदगी का अंबार रहता था। और उस दुर्व्यवस्था में कैसे उन बच्चों की जान बच सकती थी, ये हालत थे बीआरडी मेडिकल कॉलेज के। आज बीमारी भी दूर हो गई है, और इंसेफ्लाइटिस वार्ड को आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छे अच्छे संस्थानों के वार्ड उसके सामने फेल हो जाएंगे। आप बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जाकर के बाल रोग विभाग के उन वार्ड को थोड़ा देखें। एम्स गोरखपुर में आ गया, लोगों के लिए कल्पना थी, लेकिन आज ये हकीकत में बदल चुकी है।
ये विकास की प्रक्रिया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कहना क्या, हम लोग जब 16-17 में आए थे 1.5 एक्सप्रेसवे थी हमारे पास। आज उत्तर प्रदेश 7 एक्सप्रेसवे को संचालित कर चुका है। 6 पर वर्तमान में कार्य हमारा चल रहा है, यानी जिन कार्य चल रहा है जिस पे, और बाकी 7 नए एक्सप्रेसवे के लिए हम लोग वर्तमान में डीपीआर बनाने की कार्रवाई के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यानी रोड कनेक्टिविटी हमारी बेहतर। आप उत्तर प्रदेश में आज से 8 वर्ष पहले जाते थे, कहीं भी उत्तर प्रदेश के बाहर जाते थे, दूसरे राज्यों की सड़कें अच्छी होती थी। आज किसी भी राज्य की तुलना में उत्तर प्रदेश की सड़कें आपको बेहतर लगेंगी, कनेक्टिविटी बेहतर लगेगी, हाईवे का बेहतरीन नेटवर्क। एक्सप्रेसवे पे पहले उत्तर प्रदेश की कोई गिनती नहीं थी। एक्सप्रेसवे का मतलब केवल 1.5 एक्सप्रेसवे थी उत्तर प्रदेश के पास। आज देश के अंदर एक्सप्रेसवे का कुल नेटवर्क पर 60% पे उत्तर प्रदेश का कब्जा है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ, हर जिले मुख्यालय को 4 लेन के साथ, तहसील और ब्लॉक मुख्यालय को 4 लेन और 2 लेन के साथ उत्तर प्रदेश ने जोड़ने में सफलता प्राप्त की। गांव गांव की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का प्रयास उत्तर प्रदेश ने किया है। मेट्रो, हम लोग जब आए थे एक भी सिटी मेट्रो संचालित नहीं थी, आज 6 सिटी में हमारी मेट्रो चल रही है। रोपवे का संचालन होने जा रहा है। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में चल चुकी है। देश के अंदर नंबर 1 का इनलैंड वाटरवे वाराणसी टू हल्दिया ये प्रारंभ हो चुका है। यानी हर एक सेक्टर में रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क आज के दिन पे उत्तर प्रदेश के पास। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी अगर आप देखेंगे, हम लोग जब आए थे 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी। गोरखपुर और आगरा आंशिक रूप से क्रियाशील थे। आज उत्तर प्रदेश 16 एयरपोर्ट संचालित कर रहा है और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इस वर्ष के अंत में, यानी अक्टूबर के अंत में, हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर ही उसका लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से करने जा रहे हैं। यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर बनने जा रहा है, जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। ये केवल पैसेंजर ही नहीं ढोएगा, पैसेंजर के साथ साथ कार्गो का, लॉजिस्टिक का एक हब बनेगा, बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। देश का पहला एमआरओ, एयरक्राफ्ट रिपेयर, मेंटेनेंस और ओवरऑलिंग की सुविधा हम वहां पर उसके लिए देने जा रहे हैं। ये सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त आज यह सभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां पर विकसित हो रहा है। देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का और मोबाइल प्रोडक्शन का, देश का कुल जितना भी मोबाइल फोन बनते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनते हैं, ये 60 से 65% उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। अब ये बाहर से नहीं आते, उत्तर प्रदेश के अंदर ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा बनने जा रहे हैं, वहीं बनते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते। यानी ये 8 वर्ष के अंदर उन क्षेत्रों में जहां पर हमने कार्य किया उसकी एक छोटी सी झांकी है जिसको हम प्रस्तुत करते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने कुछ होमवर्क किया और इस सफलता को देखते हुए ही हम लोगों ने तय किया कि नहीं, ये संभव है कि उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश बन सकता है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए, उस कार्य योजना के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए। उस विजन डॉक्यूमेंट के लिए जनता जनार्दन की राय होनी चाहिए, उनके सुझाव भी आने चाहिए, उसको भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए। और इसके लिए जो अभी कुलपति जी ने कहा, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी ने, कि जो विजन डॉक्यूमेंट हमारा बने उसमें हमने 3 थीम दी है।
उन 3 थीम पर आधारित 12 सेक्टर चिन्हित किए हैं। जिन 12 सेक्टर से जुड़े हुए सुझाव, आप शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र से जुड़े हैं, शिक्षा के बारे में आप उसके बारे में बेहतर बोल सकते हैं, बेहतर लिख सकते हैं। शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए, आप सोचिए ना। आज से, यानी जब हम लोग स्कूल पढ़ते थे, हम लोग जब अपने स्कूल कॉलेजेस में थे, तब स्मार्टफोन टैबलेट की तो कोई कल्पना ही नहीं करता था ही नहीं। आज स्मार्टफोन और टैबलेट हर युवा के पास है। उत्तर प्रदेश सरकार 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट उपलब्ध करवाने का काम भी कर रही है। लगातार इस पर कार्य हो रहा है। टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ सकती है। एक जगह बैठे बैठे दुनिया के अंदर किसी भी कोने में बैठे हुए वह वर्चुअल क्लास ले सकता है। कोविड कालखंड में हम लोगों ने सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। यहां के बहुत सारे लड़के कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग के लिए वहां पर कोचिंग करने के लिए गए थे। लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लागू होते ही हाहाकार मच गया, क्या होगा। तो अब लॉकडाउन था, कौन तोड़े, कौन उल्लंघन करे। तो मैंने कहा यार देखो, लॉकडाउन तो बचाने के लिए ही है। एक भी लड़का कोई गलत कदम उठा लिया तो दिक्कत हो जाएगी, और सभी टीनेजर्स हैं। तो इसलिए यहां से गाड़ियों का काफिला, मैंने उस समय की राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि भाई आप वहां से हमारे बच्चों को भेज दो। उन्होंने कहा हम नहीं भेज पाएंगे। तो मैंने 500 गाड़ियां यहां से भेजी, और 500 गाड़ियों में उन सब बच्चों को वहां से ला करके उनके घरों तक पहुंचाया। और पहुंचाने के बाद यह तय हुआ कि इनके लिए कोचिंग की व्यवस्था करें। तो हमने अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था की, और अभ्युदय कोचिंग में ये फिजिकली भी और वर्चुअली भी हर युवा को प्रतियोगी परीक्षा का हो या फिर अपनी किसी भी इंटेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए वहां पर उसका मार्गदर्शन किया जाता है। और बहुत सक्सेसफुली ये तमाम जनपदों में कार्य कर रहा है। आज मैं देखता हूं प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सूची आती है उसमें अभ्युदय कोचिंग से जो छात्र जुड़े हुए हैं उनमें से बड़ी संख्या ऐसी होती है जो उन छात्रों की होती है जो उस प्रतियोगी परीक्षा में सफल होते हैं। अगर हम अभ्युदय कोचिंग वहां चला रहे हैं तो हमारी क्लासेस क्यों नहीं चल सकती, क्लास क्यों नहीं चल सकती, वर्चुअल क्लासेस क्यों नहीं चल सकती। हम लोगों ने तो कोविड कालखंड में वर्चुअल आईसीयू चलाया था। आप सोचेंगे कैसे हो सकता है। हम लोग जब लॉकडाउन लगा तो प्रदेश के अंदर 36 ऐसे जनपद थे जहां एक भी आईसीयू के बेड नहीं थे, कोई वेंटिलेटर नहीं था। हम लोगों ने जल्दी जल्दी में आईसीयू बेड वहां तैयार करवाए, वेंटिलेटर भेजे, एनेस्थेटिक थे, जो भी क्रिटिकल केयर से जुड़े हुए डॉक्टर थे उनकी ट्रेनिंग के लिए लखनऊ में एसजीपीजीआई केजीएमयू को तैयार किया। भाई ट्रेनिंग कराओ इनकी, जल्दी से ट्रेनिंग कराए गए, मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए, और तैयार करवाने के बाद उन्हें जनपदों में भेजा। जनपदों में भेजने के बाद यह हुआ कि प्रतिदिन एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल इनको जनपद सौंपे गए कि भाई ये लोग इन जनपदों में वर्चुअल आईसीयू का संचालन करेंगे, देखेंगे। हां, लखनऊ से टीम वर्चुअल देखती थी, यहां की टीम यहां पर फिजिकली उपस्थित रहती थी, और अगर कहीं कोई समस्या आ रही है तो वहां की टीम अगले कुछ घंटों में फिर पहुंच करके वहां पर उनका मार्गदर्शन करती थी। और बहुत बहुत अच्छा उसका रिजल्ट रहा, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट रहा। हम ये कह सकते हैं कि अगर वर्चुअल आईसीयू संचालित हो सकता है, आज हम टेलीकंसल्टेशन पे पहुंच चुके हैं। अलग अलग फील्ड में अलग अलग संभावनाएं छुपी हुई है, और उन संभावनाओं को ही हमें इस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर समाहित करना है अपने सुझाव के रूप में। शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसी शिक्षा चाहते हैं, उसके लिए क्या हमारे
सुझाव हो सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हो सकता है? मॉडर्न मेडिसिन में, ट्रेडिशनल मेडिसिन में, फार्मा में, नर्सिंग में, एग्रीकल्चर में, मेरा यह मानना है हर एक क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं छुपी हुई है और व्यापक संभावनाओं के बीच से ही हमें रास्ता निकाल करके उस विजन डॉक्यूमेंट में कि अगले 5 वर्ष में क्या, अगले 10 वर्ष में क्या और अगले 22 वर्ष के अंदर हमें कैसे विकसित भारत की आधारशिला तैयार करते हुए एक विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित उत्तर प्रदेश का निर्माण करना है, इसके लिए उस भूमिका के साथ आज से अपनी शुरुआत को आगे बढ़ाना है। मेरा यह मानना है यह सब कार्य संभव हो सकता है क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश ने अपने लिए एक टारगेट तय किया कि हम 2029-30 में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे और हमारी जो स्पीड है, हम जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, अब तक जो हमने माइलस्टोन तय किए थे उसके अनुरूप हम लोग उसको अचीव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लगातार उसमें प्रगति है, लगातार हम उसे प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं और यही हमारी इस प्रक्रिया का हिस्सा भी है कि जो विजन डॉक्यूमेंट बने आम जनता का, युवाओं का, शिक्षकों का, चिकित्सकों का, अन्नदाता किसानों का, व्यापारियों का, उद्यमियों का, महिलाओं का, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के उन बहुमूल्य सुझावों को हम उसमें समाहित कर सकें और वो विजन डॉक्यूमेंट उन 12 सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या करना है, कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में क्या संभावनाएं आगे हो सकती हैं, उसके लिए हमें क्या कुछ करना है। मेरा मानना है कि ये सभी संभावनाएं जो 12 सेक्टर चिन्हित किए हैं, उन 12 सेक्टर से संबंधित सुझावों को लेकर के, अर्बनाइजेशन को लेकर के, शहरीकरण की प्रक्रिया, यह तेजी के साथ आगे बढ़ने वाली वह प्रक्रिया है जो अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति देती है, लोगों के जीवन स्तर को सुगम बनाने में बहुत अच्छा रोल अदा कर सकती है। उस सेक्टर में हमारी क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या हमारे सुझाव हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़ा सकती है। मैं देख रहा हूं वर्तमान में, आप देख रहे होंगे एक नई प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है सेमीकॉन के सेक्टर में, यानी सेमीकंडक्टर की एक यूनिट लगाने में 1 लाख करोड़ रुपए का मिनिमम निवेश है, उसमें से 1 लाख करोड़ का इतना बड़ा निवेश एक यूनिट पे। और इलेक्ट्रॉनिक आज के डिजिटल जगत में याद रखना, सेमीकंडक्टर के बगैर कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। पूरी मार्केट पे उसका कब्जा होगा जिसका इस पे कब्जा होगा और इसीलिए एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। यानी इतने बड़े पैमाने पर रोजगार की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाते हुए मेरा मानना यह सब हो सकता है और यह भारत के लिए और आसान है और भारत में यूपी के लिए और आसान है। यूपी के लिए आसान इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ी युवा शक्ति उत्तर प्रदेश रखता है। उत्तर प्रदेश के पास ये युवा शक्ति प्रतिभा से, ऊर्जा से भरपूर है। सबसे उर्वरा भूमि हमारे पास है, हम इसको अचीव कर सकते हैं। ये हमारे पास उस प्रकार की संभावना यहां की धरती भी रखती है। हमारे पास सर्विस सेक्टर में अनंत संभावनाएं हैं। याद करिए 2016-17 में केवल 3 करोड़ टूरिस्ट यूपी में आते थे और इस बार महाकुंभ को आपने देखा होगा, अकेले महाकुंभ में 66 करोड़ की संख्या पार कर गई। यानी 3 करोड़ से बढ़कर के हम 67 करोड़ पार कर जाएं, ये आज के दिन पे उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। ऐसा नहीं कि सर्विस सेक्टर केवल
लोग आए गए की प्रक्रिया के साथ जुड़ा, एक नए रोजगार का सृजन भी करता है, कहीं गाइड के रूप में, कहीं रेस्टोरेंट में, कहीं मार्केट में, कहीं होटल व्यवसाय में, कहीं टैक्सी और ट्रांसपोर्ट में। एक नए अवसरों को भी उपलब्ध करवाने में योगदान देता है और उन अवसरों के साथ जोड़ने के लिए अलग अलग सेक्टर के लिए आज इस पर सुझाव की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर होगा, जब हम भी इस पूरे विकसित भारत के, विकसित उत्तर प्रदेश की इस पूरी प्रक्रिया का पार्ट बनकर के हम भी उसमें अपनी हिस्सेदारी बनकर के हम भी उसके एक सारथी के रूप में इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बन सके। और उसी प्रक्रिया के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर आया हूं। मुझे केवल एक बात कहनी है इसमें, याद रखना, आज के समय में हर एक सेक्टर में जो संभावनाएं छुपी हुई हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हम जब स्वास्थ्य की बात करते हैं, मॉडर्न मेडिसिन ने काफी विकास किया है, आगे उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं और संभावनाएं भी हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मेडिसिन में आयुष, उसके पास एक विस्तृत क्षेत्र आज भी मौजूद है और मेरा मानना है भारत इस क्षेत्र में दुनिया के अंदर एक बड़ी संभावनाओं को आगे बढ़ा सकता है, बहुत बड़ी संभावना को। यानी भारत को एक बार फिर से आप हेल्थ टूरिज्म के एक नए हब के रूप में पूरे भारत को विकसित कर सकते हैं, बड़े हब के रूप में स्थापित कर सकते हैं। भारत के अंदर कुछ राज्यों ने इसमें अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया है। आज भी आप देखेंगे केरल में लोगों ने बहुत अच्छा वहां पे काम किया है। कुछ अन्य राज्यों में, कर्नाटक वगैरह में भी अगर आप जाकर देखेंगे, बहुत अच्छा कार्य उसमें उन्होंने किया। और उसमें एक छोटी सी एक कथा आती है और वह है तक्षशिला विश्वविद्यालय का। मैं तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि तक्षशिला देश का यानी दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है। और पहला विश्वविद्यालय था भगवान राम के छोटे भाई भरत के पुत्र के नाम पर, तक्ष, उन तक्ष के नाम पर तक्षशिला। संस्कृत व्याकरण के जो रचयिता थे पाणिनि, उनकी जन्मभूमि भी है। और आयुर्वेद की दृष्टि से चरक और सुश्रुत ने अपने आयुर्वेद के ग्रंथों को इसी विश्वविद्यालय में रचे थे। यही वो विश्वविद्यालय है जो दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है। ये वही वो विश्वविद्यालय जिसने इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फोकस करते हुए अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाया था। बाद में आक्रांताओं का शिकार हो गया। लेकिन यह विश्वविद्यालय था जिसने जीवन के अलग अलग क्षेत्र में, क्या ज्योतिष और खगोल का ज्ञान हो, क्या आयुर्वेद का हो, क्या भूगोल का हो, क्या राजनीति का हो, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसने उस समय जो महारत हासिल की थी और जो ख्याति प्राप्त की थी वह दुर्लभ है। हम भी अपने शिक्षा केंद्रों के उस इनोवेशन का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक केंद्र बिंदु बना सकते हैं। उसी विश्वविद्यालय में एक अन्य आयुर्वेद के छात्र थे और वह बाद में बहुत बड़े राज्य वैद्य बने थे, जीवक। जीवक के बारे में कहते हैं जब उन्होंने वर्षों तक वहां रहकर के विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा अर्जित करने के उपरांत बहुत वर्ष उनको वहां व्यतीत करते हुए हो गए, तो अपने आचार्य के पास गए और उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बहुत दिन हो गए, मैं अपने देश में वापस जाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, क्या तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई? उन्होंने कहा, हां, आपसे अनुमति लेने के लिए आया हूं। उन्होंने कहा, अच्छा ये काम करो, इस सामने जंगल है, इस जंगल में जाओ और ढूंढ के आओ कि कौन सी
ऐसी वनस्पति है जिसमें औषधीय गुण न हो। तो जीवक के सामने एक नया संकट। उसने कहा मैं तो जल्दी में था, भाई उस समय साधन तो थे नहीं, तो अब कैसे होगा। तो उन्होंने उस समय 15 दिन का समय लगाया और उस जंगल में गए। जंगल में गए, एक एक वनस्पति का उन्होंने अवलोकन किया और देखा कि प्रत्येक वनस्पति में कोई ना कोई औषधीय गुण भी है। आकर के उन्होंने अपने आचार्य को एक बात कही, नास्ति मूलो अनौषधय, यानी कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं है जिसमें औषधीय गुण न हो। और भारतीय ऋषि ने वैसे ही नहीं कहा है। भारत की ऋषि परंपरा हमेशा इस बात को कहती रही है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, यानी कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिसमें मंत्र बनने की सामर्थ्य न हो। नास्ति मूलो अनौषधय, यानी कोई वनस्पति ऐसी नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो। और अयोग्यो पुरुषो नास्ति, यानी कोई अयोग्य नहीं है। बस क्या है, योजकः तत्र दुर्लभ। योजक, आप में से हर व्यक्ति योग्य भी है और एक योजक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है विकसित उत्तर प्रदेश के लिए। और उस विकसित उत्तर प्रदेश के लिए जो हमारे गंतव्य की तिथि हो, हर उत्तर प्रदेश की नागरिक की। आज हम $1 ट्रिलियन की लड़ाई को लेकर के चल रहे हैं। यह हमारा एक शॉर्ट टर्म विजन है। 29-30 में हम इसे अचीव करेंगे, लेकिन 35-36 में क्या, 35-36 में उत्तर प्रदेश का विजन होगा कि उत्तर प्रदेश एक नहीं तब $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा। 47 क्या, 2046-47 में उत्तर प्रदेश $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। और उस दिशा में उस प्रकार के कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना इन 12 सेक्टर में। वह विजन डॉक्यूमेंट होगा, उसी पर उत्तर प्रदेश की आगामी नीतियां बनेंगी, आगामी कार्यक्रम बनेंगे। और युद्ध स्तर पर उस टारगेट को प्राप्त करने, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में और उत्तर प्रदेश वासी आगे बढ़ेगा। इसी आह्वान के साथ मैं आप सबके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि आप में से हर व्यक्ति उन 12 सेक्टर में अपने सुझाव को जरूर दें। किसी एक सेक्टर में, जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, उस सेक्टर से संबंधित सुझाव समर्थ यूपी पोर्टल पर QR कोड को डाउनलोड करते हुए अपने सुझाव को दीजिए। उसको अपलोड करते हुए समर्थ यूपी पोर्टल पर आप भेज दीजिए। वह हमारे पास होगा, वह कलेक्शन होगा। और हम लोगों ने तय किया है कि हर जनपद में हम देखेंगे कि उस जनपद के विकास से और प्रदेश के विकास से जुड़े हुए कोई महत्वपूर्ण 3 सुझावों को हम उस जनपद में एक समारोह के माध्यम से सम्मानित करेंगे। 3 ऐसे सुझाव जो उस जनपद से जुड़े हुए होंगे और 5 ऐसे सुझाव जो राज्य से जुड़े हुए होंगे, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए होंगे, उसको हम प्रदेश स्तर पर बड़े समारोह में फिर सम्मानित करने वाले हैं। ये सभी इस समय हमारे कलेक्शन चल रहे हैं। लाखों की संख्या में सुझाव वर्तमान में हमारे पास आ रहे हैं और उसके लिए पूरी एक टीम काम कर रही है जो इन सब के बारे में आगे बढ़ते हुए इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के सामने कार्य करेगी। आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा, आप सब आए हैं, आप भी अपने सुझाव दे करके उत्तर प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट पे विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के इस अभियान के सारथी बन सकते हैं और इस अभियान का सारथी बनकर के आने वाली पीढ़ी के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जिसको देख करके आगामी नीतियां बने और उसके अनुरूप फिर हम विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण की दिशा में
ठोस कदम आगे बढ़ा करके आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य और उनका उज्जवल भविष्य दे पाएंगे। इसी विश्वास के साथ आज मैं पितृ विसर्जन के इस अवसर पर सभी पूर्वजों को नमन करते हुए कि उनका जो विजन था भारत के लिए, भारत की आजादी के लिए, उस विजन को आज प्रभावी ढंग से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत आगे बढ़ा रहा है और ये निश्चित ही सफल होगा। आप सबको मैं कल से प्रारंभ हो रहे शारदीय नवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं, विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, यह कार्यशाला और सीएम का संबोधन यूपी और देश की प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आपकी राय जानना हमारे लिए जरूरी है। कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इस विजन के बारे में क्या सोचते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हर ताजा खबर सबसे पहले पा सकें।